गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो क्लास होने वाली है उस क्लास में हम ये जानेंगे कि डीएलएड जो होता है उसके अंदर जो जनरल अवेयरनेस वाला टॉपिक है, ठीक है, और जिसको हम जीके भी बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो तुम्हारे डीएलएड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आएंगे, ठीक है। मैं आपको इस बात की गारंटी भी देता हूँ कि हाँ, इसमें से क्वेश्चंस आपके कुछ ना कुछ आएंगे। तो इसके लिए हम समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन पे अटेंशन टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्टेटमेंट पे हमें अटेंशन देनी है। पहले स्टेटमेंट क्या है? रामसार एग्रीमेंट इज द फेमस यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट एग्रीमेंट। तो सबसे पहले तुम थोड़ा सा मैं बता दूं, रामसार जो एग्रीमेंट है वो यूनेस्को के साथ काम करता है। यूनेस्को के साथ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। ये 4 नवंबर 1946 में हुई थी। वैसे तो ये जो है ना यूनेस्को के साथ काम करता है। यूनेस्को खुद भी एक यूएन की एजेंसी है। तो क्या मतलब हमें यहाँ पे बोला गया है रामसार जो समझौता है क्या वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय समझौता है? तो बात ये गलत है, क्योंकि वो तो काम करता है उसके साथ। फिर क्या है? ऑल स्पेसिफाइड पोजीशंस ऑफ रामसार आर इन अ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मॉन्ट्रिक्स रिपोर्ट में इनका जो योगदान और ये सारी चीजें नहीं है। तो ऑप्शंस की अगर हम तरफ देखें, क्या ओनली वन है, क्या ओनली टू है, क्या बोथ है, या नन ऑफ दीज है? तो देखो, मैंने तुम्हें बताया कि पहली ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी नहीं है। तो दूसरा भी नहीं है तो दोनों का तो सवाल ही नहीं होता। तो नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पे अटेंशन टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, अटेंशन देनी है। क्या देनी है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस और शेल गैस। हमें क्या बताना है? मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। अच्छा, मीथेन किस किस में है? तो तुम्हें मैं बता दूं, जो सीएनजी होता है उसके अंदर मेन कंपोनेंट जो होता है वो मीथेन ही होता है। तो सीएनजी में तो होता ही होता है, इसमें सीएनजी में मीथेन होता ही है। शेल गैस जो होता है उसके अंदर भी, हाँ, मीथेन होता है। लेकिन जो एलपीजी होता है इसके अंदर प्रोपेन होता है, मीथेन नहीं होता। इसके अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अंदर प्रोपेन होता है, मीथेन की मात्रा नहीं होती। तो सेकंड एंड थर्ड में ये वाला, सेकंड एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is the maximum noise limit set by the Central Pollution Control Board in residential area? तो मैक्सिमम लिमिट कहां तक जा सकती है? तो देखो, अगर मैं बात करूं दिन में यानी कि डे में जो जाती है वो आती है 55 डेसिबल्स तक, डेसिबल। और अगर हम नाइट की बात करें यानी कि रात में जाती है 45 के आसपास। तो हमें यहाँ पे सिंस 45 ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो हमने डे वाला पूछा, तो डे वाले के हिसाब से 55 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, मुझे ना टॉपिक के बीच बीच में कुछ कुछ चीजें तुम्हें साथ के साथ में शेयर भी करता रहूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई जो है पूरे के पूरे अगर हम टू द पॉइंट करेंगे तो बोरिंग हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके साथ साथ आपका टाइम वेस्ट होगा। जो जरूरी चीजें होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ठीक है। बिली अर्जन सिंह नेम इज एसोसिएटेड विच नेशनल पार्क? नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। असम का है काजीरंगा पार्क जो बहुत ही फेमस है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? बिली अर्जन सिंह नेम किससे? क्या वो जिम कॉर्बेट? नहीं, जिम कॉर्बेट जो है वो इससे नहीं जुड़ा हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या मानस? मानस अगेन नहीं है, काजीरंगा भी नहीं है। तो क्या रह गया? दुधवा नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद बिली अर्जन सिंह नेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज द एनवायरमेंटल अकाउंटिंग? ओके, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, पर्यावरण लेखांकन क्या है? It is a matter to measure the degradation of environment and the natural resources. ये हो सकता है। आगे देखते हैं। It is a method of statistical analysis of green areas. नहीं, ये दूसरी प्रोसेस होता है। Both of the above नहीं है, none of the these नहीं है, तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। चीजें समझ में आ रही हैं? आसान है, बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस यानी कि जब हम आत्मनिर्भरता, मोदी जी का एक डायलॉग है ना कि भाइयों बहनों आत्मनिर्भर बनने की बात करी गई है। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर यानी कि हम खुद अपना खाना बनाएंगे। क्या खाना बनाना ही आत्मनिर्भरता होती है? नहीं, इसका मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंस, यानी कि जब हम खुद पर अपना निर्भर रहते हैं। तो किस पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान के बारे में थोड़ा सा मैं तुम्हें बता दूं। 5 ईयर प्लान, क्या बता रहे हो सर, ये तो नाम है। देखो इसके बारे में ये है कि ये जो है सोवियत यूनियन, जिसको आज हम रशिया बोलते हैं, वहां से लिया गया है। कब लिया गया था? ये लिया गया था 1928 में। भारत में कब से लागू हुआ है? भारत में इसकी पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई है 1951 से 1956। और ये के इमरान राज करके वो थे, उनके कामराज भी जिनको बोलते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। और वर्ल्ड लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक है वो MS स्वामीनाथन है। तो हमें आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस की जो बात करी गई थी वो चौथी पंचवर्षीय योजना में करी गई थी। पहले में जो था वो एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, सेकंड में जो था वो इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था। ऐसी जो फोर्थ था उसमें हमने आत्मनिर्भरता की बात करी गई थी, सेल्फ रिलायंस की बात करी गई थी। Okay, next question. Whose statement is bad money always drive out the good money? एक तुमने कहावत सुनी होगी कि एक अच्छी मछली जो होती है वो पूरे तालाब को अच्छा कर देती है, लेकिन एक गंदी मछली जो होती है वो पूरा का पूरा तालाब गंदा कर देती है। तो ऐसी ये स्टेटमेंट किसकी है? बैड मनी ऑलवेज ड्राइव्स आउट द गुड मनी। ये क्या ग्रेशम, अच्छा इनका ना नाम जो है वो थॉमस ग्रेशम है। थॉमस थॉमस ग्रेशम, तो इन्होंने ये कहा था। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कैन करेंसी स्प्रेड द मैनेज करेक्टली? ओके, क्या मुद्रा प्रकार को सही तरीके से व्यक्त किया जा सकता है? देखो, हम लोगों ने सुना है कि पैसा जो है वो हाथ का मैल है, यानी कि जितना पैसा आता है वो चला ही जाता है ना। नॉर्मली नॉर्मली मनी आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मनी के आज के काम नहीं चलेगी। लोग कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन आज के टाइम पे मनी बहुत कुछ हो, सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ है, तो मनी कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि करेंसी स्प्रेड ना मैनेज करेक्टली, तो क्या हाई प्राइसेस, हमेशा हाई प्राइसेस को ही मनी कहते नहीं, मूविंग द प्राइस इंडेक्स। लेकिन कई बार जो इंडेक्स में चीजें नहीं बताई जाती है वो भी होती हैं। बोलते हैं ना कि हमेशा आंखों देखा जो चीजें होती है वो सच नहीं होता है, कई बार चीजें अलग भी होती है, तो ये भी नहीं है। इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी हो सकता था लेकिन नहीं होगा, इसमें होगा राइज इन द प्राइस ऑफ स्पेशल गुड्स। जब गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिस्कल पॉलिसी is related to, fiscal policy is related to import and export। क्या जो सामान हम आगे से बाहर से मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर, या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर? क्या पब्लिक रेवेन्यू पे डिपेंड करता है और एक्सपेंडिचर पे कि पब्लिक कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है और साथ में कितना खर्च कर रही है? या करेंसी इशू पर डिपेंड करता है? नहीं, इस पर तो नहीं करता है, 100% नहीं करता।
पॉपुलेशन कंट्रोल, ये तो अलग ही टॉपिक आ गया। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे नहीं करता है, पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पे करता है। क्या? फिस्कल पॉलिसी, कि पब्लिक कितना खर्च कर रही है और कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। देखो जीके के क्वेश्चंस में ना कभी भी तुक्का नहीं मारना है। जीके के क्वेश्चंस में अगर तुम तुक्का मारोगे ना तो तुम्हारे पक्का नेगेटिव में मार्क्स आएंगे। जीके के क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसके लिए तुम्हें मैं बता रहा हूं, अगर आता है तो ही अटेम्प्ट करना है, नहीं आता है तो जरूरी नहीं है उसको अटेम्प्ट करो। जहां पे तुम्हें 50-50 लगता है ना कि बी और सी में से हो सकता है, उन क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन जहां तुम्हें बिल्कुल भी उस चीज के बारे में नहीं पता है तो उसको बिल्कुल ही, जैसे कोविड के टाइम पे तुम दूर हो गए थे ना, ऐसे उस चीज से भी दूर रहना है, क्योंकि उन क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहता ना, फिर तुम्हारे मार्क्स फिर उससे कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अगर हम इकोनॉमी में बढ़ गए हैं, विकसित हो गए हैं, तो क्या है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल प्रोडक्शन गोस डाउन। यानी कि अगर हम प्राइमरी से, तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जहाँ पे फार्मर्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर वगैरह का काम करते हैं, एंड इट इज रिलेटेड टू द डोमेस्टिकेशन ऑफ animals. Whereas if we talk about the secondary sector is related to the goods which are manufactured in industries, like when wherever the raw material is exported from the agriculture, the raw material is converted into the valuable goods, that is secondary sector. And the tertiary sector is most important for the people who are in public as well as in private sector, like there is a government job as well as private job, and in this sector mostly the organized and unorganized sector is built there. ठीक है, तो हमें क्या बात कर रहे हैं, विद द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं तो उसके साथ में क्या होगा, इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं यानी सेकेंडरी स्टेज और टर्शरी सेक्टर जो है वो बूम करेंगे, यानी कि वो बढ़ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा कंपनियों में काम करेंगे, आईटी सेक्टर में काम करेंगे, डेवलपमेंट वाला काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वाली बात है कि जो एग्रीकल्चर पे लोग कम ध्यान दे पाएंगे। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? ओके, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये वाले क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है, हमें ना लोगों की गलतियां निकालने में बड़ा मजा आता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन करने में भी काफी मजा आता है। क्या होता है, राइस इज द कमर्शियल क्रॉप ऑफ उड़ीसा, चलो देखते हैं। कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कर्नाटका, हाँ कर्नाटका हो गया, असम हो गया, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज है जहां पर कॉफी, और साउथ में कर्नाटका में होती है मेन क्रॉप। ग्राउंडनट इज द रीफ क्रॉप ऑफ गुजरात, बिल्कुल सही बात है, जिसको मूंगफली बोलते हैं, जो टाइम पास जिसको हम बोलते हैं, निकाल निकाल के खाए जा रहे हैं। मेघालय इज द लार्जेस्ट पाइनएप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये वाली बात भी ठीक है, तो कौन सी बात गलत है, राइस इज द कमर्शियल क्रॉप फॉर ओडिशा। वेस्ट बंगाल की बात करें, यानी कि पश्चिम बंगाल, ये सबसे बड़ा राज्य है जहां पर राइस को कंज्यूम भी किया जाता है और उगाया भी जाता है। सुना ना, मछली, चावल, फिश, राइस यहाँ की मेन क्रॉप है। यहां तक चीजें समझ में आई? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ मेडिटेरियन क्रॉप? मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर। हम लोगों ने थोड़ा सा हिस्ट्री में, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेडिटेरियन जो सी है उसके पास एक एम्पायर था जिसको रोमन एम्पायर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ मेडिटेरियन क्रॉप? ठीक है, मेडिटेरियन, कोकोनट, 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 कोकोनट मेडिटेरियन नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर रेतीले इलाकों में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे मेडिटेरियन सी के पास। रबड़, रबड़ अगेन नहीं है। ऑयल पाम, ऑयल पाम जो है, नहीं वो भी नहीं है। बनाना है, क्योंकि बनाना को हम खुद भी उगा सकते हैं, तो वो एक तरह के मेडिटेरियन क्रॉप है। ठीक है,
नेक्स्ट है, व्हाट आर द रिजर्वॉयर्स, क्या है, व्हाट आर द रिजर्वॉयर ऑफ लेक ऑफ कश्मीर इज नोन। अच्छा, रिजर्वॉयर समझते हो क्या होता है? जब बहुत बड़ा हम लोग गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में खुद नहीं कूदना है, वहां पे क्या करना है, वहां पे जो पानी होता है ना उसको रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। यानी वो जो पानी है हम लोग बाद के टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल कभी ड्रॉट आ गया या फिर कोई इशू हो गया तो उस टाइम पे हम वो पानी यूज कर सकते हैं। तो रिजर्वॉयर्स जो है कश्मीर के किस लिए होते हैं? फॉर सैफरन कल्टीवेशन। ओ भाई, केसर की बात हो रही है। अरे केसर एक किसका ऐड था वो, पता नहीं, उसका ऐड था शायद, अक्षय कुमार का था कि दाने दाने पे लिखा है केसर का था वो। हाँ, सुबह केसरी कुछ ऐसे ही था, याद नहीं आया मेरे को। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग नहीं होगा। टेरेस फार्मिंग जो होती है वो कश्मीर में नहीं होती है। एप्पल, हाँ कश्मीर के एप्पल तो बहुत फेमस है, बट यहाँ पे बता रहा है रिजर्वॉयर्स किसके लिए यूज होते हैं, और वो भी कश्मीर के अंदर। जूम फार्मिंग, झूम की झूम झूम खेती समझते हो? झूम झूम खेती क्या होती है? इसमें पहले कुछ टाइम के लिए लोग एक लैंड पे एग्रीकल्चर करते हैं, फिर उसके बाद पता क्या करते हैं, उस जमीन को ही छोड़ देते हैं। कहते हैं कुछ टाइम के बाद जाएंगे, जब उस जला वाला देते होंगे, और कुछ टाइम के बाद जाएंगे फिर वहां पे दोबारा से कल्टीवेशन करेंगे। इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी रहती है, क्योंकि जब हम दूसरे लैंड पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए वो जो लैंड है वो खाली रहता है, जिससे वो उसके अंदर ऑयल, जो सॉइल फर्टिलिटी है वो दोबारा से रिगेन हो जाती है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नहीं होंगे फॉर सैफरन कल्टीवेशन, यानी केसर की खेती के लिए। और केसर तो मैं पता है कितना ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है केसर, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन क्रॉप फॉर रेन इन द नॉर्थ इंडिया इन विंटर, ठीक है। तो व्हाट इज द मेन रीजन फॉर रेन, अच्छा बारिश क्यों हो रही है? बारिश क्यों हो रही है? क्योंकि इंद्रदेव बोल रहे हैं इस वजह से बारिश हो रही है। तो ये लॉजिकल तो आंसर नहीं हुआ कि इंद्रदेव ने बोला है बारिश होने के लिए तो वो बारिश हो रही है, ऐसा नहीं होता यार। क्या होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। तेरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, फिलहाल तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, माइंड डिस्टर्ब हो गया, माइंड डिस्टर्ब, जिसको बोला डिप्रेशन डिस्परेशन डपरेशन जो भी होता है वो वाला। क्या वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से हुआ है, रिटर्निंग मॉनसून की वजह से होता है, क्या नॉर्मल मॉनसून की वजह से होता है, या ट्रेड विंड की वजह से होता है? तो क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या हो सकता है? ज्यादातर जो बारिश होती है वो होती है वेस्ट से आने वाली हवाओं से, वेस्ट से आने वाली हवाएं। गुजरात, गुजरात जहां से अभी हमारे पीएम हैं, जहां से महात्मा गांधी थे, जहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें करी हैं। तो बारिश का कारण भी यही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। जब आगे बढ़ते हैं बोलना ना, तो कोई सामान लेने जाए तो जैसे होता है कि शॉपकीपर है वो बोलता है कि 300 का है, कितने का है? तुम्हें कोई चीज बैग वगैरह पसंद आया, उसने बोला 300 का है, तुम कह रहे हो अंकल 50 में दे दो तो वो पहले तो तुम्हें देखेगा क्या बोल रहा है, और कहेगा आगे बढ़ो। तो वो तो चलो मजाक की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेते हैं। माइनर इरिगेशन स्कीम लेस देन 2000 हेक्टेयर, अच्छा। मीडियम इरिगेशन स्कीम 2000 से 10,000 हेक्टेयर एरिया। मेजर इरिगेशन स्कीम इज रिलेटेड टू मोर देन 10,000 हेक्टेयर, या फिर अच्छा हमें ये बताना है, क्या बताना है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, क्या बताऊं, बता दूं,
बता दो। लेस देन 2000 हेक्टेयर, ये जो है ना माइनर इरिगेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और मीडियम इरिगेशन स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं 2100 से समथिंग से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 2000 लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं, 2100 से 10,000 के आसपास होता है, ये भी ठीक ही है। तीसरा क्या है, मेजर जो है वो तो मोर देन हम, तो यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। By which amendment of the following constitution of Delhi was made as NCT? दिल्ली जो है वो एनसीटी बन चुका है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बन चुका है। अरे यार बहुत पहले बन गया था वो तो। किस अमेंडमेंट के बाद बना है? 63 अमेंडमेंट से बना है, 69 अमेंडमेंट में बना है, 74 और 7। ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बड़ा दिमाग खराब करते हैं, है ना, क्योंकि हमें अमेंडमेंट के बारे में पता ही नहीं होता है कि कौन सा अमेंडमेंट से क्या क्या बना है क्या। तो ऐसे में ना ऑड वन आउट करा करो। देखो ट्रिक बता दो, 74 अमेंडमेंट जो है वो सिटीज एरिया से रिलेटेड है, और जो 63 अमेंडमेंट है वो भी जो है वो अलग अमेंडमेंट है। 76 जो है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड है, तो रह क्या गया, 69 रह गया। अरे ऐसे भी कर सकते क्या? हाँ, इसके लिए तुम्हें एक दो के बारे में पता होना चाहिए। तो 69th अमेंडमेंट जो है उससे हमारी दिल्ली एनसीटी बन चुकी थी या बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मोस्ट सिमिलर टू। ओके, भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति सबसे ज्यादा अच्छी किसकी है? क्या वो ब्रिटिश किंग की है, क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की है, क्या वो रशियन प्रेसिडेंट की है, या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की है? तो इसका जवाब नहीं दोगे तो मार खाओगे। प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, प्रेसिडेंट की बात हो रही है। और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ही एक ऐसा पोजीशन है जहां पर तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की चलती है। लेकिन भारत में प्रेसिडेंट के पास पावर तो है, बट वो नॉमिनल पावर है। एक्चुअल में जो पावर है ना वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। जो हमारा राष्ट्रपति है वो बोल सकता है, यहां तक कि फांसी भी रुकवा सकता है, बट स्टिल उसके पास नॉमिनल पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, बट द एक्चुअल पावर इज इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तो नहीं होगा। क्या वो रशियन प्रेसिडेंट होगा? तो रशियन प्रेसिडेंट भी नहीं है। तो रह क्या गया, ब्रिटिश किंग के जैसे है कि उसके पास पावर तो है बट उस पावर का वो यूज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑफिशियली जो आंसर होगा वो ब्रिटिश किंग होगा। यहां तक चीजें समझ में आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन इंडिया अ बिल बिकम इन इंडिया अ बिल बिकम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एक इंडिया में जब बिल कब एक्ट बनता है, बिल कब एक्ट बनता है? तो व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, क्या लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद वो बिल बन जाता है या एक्ट बन जाता है? When it is introduced in Rajya Sabha, when it is received an assent of the president, when it is introduced in Lok Sabha and Rajya Sabha। तो बिल को एक्ट बनने के लिए जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन ना करे, लोकसभा से भी पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी पास होना चाहिए, एंड देन दोनों की कंबाइंड सेशन होता है, उन सेशन में भी पास होना चाहिए, देन इट सेट टू बी एक्ट। उससे पहले क्या बिल है, वो बिजली के बिल के जैसे, सिर्फ अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। ठीक है, 8287546798, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको जीके या फिर किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है,
क्या करना है, कैसे करना है, या डीएलएड के बाद क्या होता है, या जीके कैसे करें, या इंग्लिश में कौन सा पार्ट मेन है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। ठीक है।